हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि मेटलर्जी है। ठीक है, सो ये आपका क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, सो क्लास 10 है आपका, चैप्टर नंबर 8 है, सब्जेक्ट साइंस है। सो ये पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम। क्या क्या टॉपिक है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 7 अलग अलग टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ पे जो है सही से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यानी पूरा स्ट्रक्चर यही आपके यहाँ पे जो भी मतलब आपका सिलेबस है पूरा इतना पार्ट से जो है कवर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का जो है वो देखा हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल है, मेटलर्जी वेरियस कॉन्सेप्ट क्या होता है वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल देखेंगे, रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ मेटल देखेंगे और आयोनिक कंपाउंड देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बस, चलो चलो। सो क्या आता है हमारे पास, ये जो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फॉर्म ऑफ सम और द अदर एलिमेंट। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। कोई भी चीज़ या कोई भी धातु जो आपके सामने है या आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो, तो वो कोई ना कोई एलिमेंट से बना हुआ रहता है। ठीक है, आप किचन वाले स्टोर में देख लो, आपका कोई भी इक्विपमेंट, जिम का इक्विपमेंट हो गया या आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो गया, वो किसी ना किसी एलिमेंट के तहत बना हुआ रहता है। और their compounds. In the beginning, element were classified in accordance with their chemical and physical properties. दो मेन फैक्टर होते थे। क्या दो मेन फैक्टर होते थे? पहला होता था आपका केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। सो ये दो मेन एस्पेक्ट होते थे किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए। ओके, सो प्रॉपर्टीज इनटू द टाइप ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये टाइप थे फिजिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या टाइप थे आपके? मेटल थे, नॉन मेटल और मेटलॉइड थे। एंड दिस आर इन यूज्ड इवन टुडे। सो यू हैव अप्लाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन द लास्ट स्टैंडर्ड। वी आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इन दिस लेसन। समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है। सो अभी आपके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स है और नॉन मेटल्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। आपका जो सॉलिड स्टेट के जो भी एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है? आपका मेटल होता है। द मेटल नेमली मर्क्यूरी गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल पोजेस लस्टर। मेटल पोजेस व्हाट? लस्टर। द मेटेलिक luster goes on decreasing due to exposure of atmospheric oxygen and moisture and also in presence of some reactive gases. चलो आगे क्या है आपका? वी ऑल नो दैट मेटल्स हैव देयर प्रॉपर्टीज नेमली डक्टिलिटी। ये सारे क्या क्या है आपके प्रॉपर्टीज है? डक्टिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी होता है आपका, है ना। सो ये सारे आपके क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। सो सिमिलरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपके क्या होते हैं? वो मैक्सिमम आपके मेटल्स होते हैं। अभी इसमें कुछ केसेस है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, कौन सा है आपका? मर्क्यूरी और गैलियम। सो ये जो है एक्सेप्शनल केसेस है। हालांकि ये जो है आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, कभी रूम टेम्परेचर में जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं। सो जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड। जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। समझ में आया? हार्ड होते हैं। हाउएवर द अल्कली मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1 सच एस लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस। दिस मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ एंड दे आर वेरी सॉफ्ट। सो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं वो थोड़े बहुत जो है सॉफ्ट होते हैं, एकदम भी सॉफ्ट नहीं होते। इन्होंने बताया आपको, दे आर वेरी सॉफ्ट, बट ये सॉफ्ट होते हैं, वो कट कर सकते हैं। हम उसको जो है सॉलिड मटेरियल नहीं बोलेंगे। तो ऐसे केस में जो आपको पीरियोडिक टेबल है आपका, ग्रुप नंबर 1 जो है आपका, उससे आपको पता चल जाएगा आपका जो क्या क्या है आपका ली ना के आरबीसीज पर आर। ठीक है, सो ये निमोनिक से बेसिकली आप टेबल में देख लो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल टंगस्टन मेटल, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओगे तो कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट जो है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा? वो बढ़ता जाएगा। यानी कि टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनना, टॉप टू बॉटम क्या होगा आपका? टॉप टू बॉटम आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, so melting point and boiling point of the metals such as potassium, mercury, gallium are very low. A sound is produced when certain metals are struck. दिस इज़ कॉल्ड सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी कि जब भी मेटल्स आपका स्ट्रक होता है या इस टाइप से घिसा जाता है या अटकाया जाता है तो उसको जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है? आपका सोनोरिटी होता है। दिस मेटल्स आर नोन एज सोनोरस मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोनोरस मेटल बोलेंगे। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखते हैं अभी, है ना। सो
सॉरी, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कंसिडर्ड इट इज फाउंड दैट सम नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट वाइल सम आर इन गैसियस स्टेट. सो मैक्सिमम जो होते हैं आपके किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं यहाँ पे. ठीक है, कौन सा आपका लास्ट वाला ग्रुप जो होता है नोबल गैस हो गया है ना. सो वो सारे जो आपके ग्रुप नंबर लास्ट वाले जो भी होते हैं ग्रुप नंबर आपका 13 से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं. सो एक्सेप्शन इन द नॉन मेटल ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. नॉन मेटल डू नॉट possess luster, but iodine is the exception as it crystals and iodine is the exception as its crystals are shiny. Non-metals are not hard. Diamond, which is an allotrope of carbon, is the exception. सो भाई क्या केमिस्ट्री में अपने एक्सेप्शन बहुत है, तो थोड़ा एक्सेप्शन में आपका जो है हेडेक होने वाला है यहाँ पे. सो उतना आपको केमिस्ट्री में कभी कभी क्या लॉजिकल चीज़ें होती भी है, लेकिन एक्सेप्शन बहुत होता है. सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, एलिमेंट के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस और नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन. जो भी कार्बन के एलोट्रोप है वो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलो क्लियर हुआ, इतना बेसिक टर्म जो था ये हमने क्लियर कर लिया. सो अभी हम देखते हैं कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर रिएक्टिव. वो नेचर में कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है आपका, यहाँ पे मेटल होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो है वो भी आपके रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें भी जो है स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं जो कि आपके रिएक्टिव होते हैं. बाकी जो है 98% ऑफ द केस में आपके नॉन मेटल जो है यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होते हैं. इसलिए वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. वेरेज आपके मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है. तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट को समझना पड़ेगा. दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली. ये इलेक्ट्रॉन इजीली जो है लूज करते हैं. ये कटायंस होते हैं. आपको समझ में आ रहा है ना, कटायंस क्या होता है अपना. सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इजीली, और उसकी वजह से इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है. कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं मेटल्स के अंदर. सो यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल दे रखा है, ये आप रीड कर सकते हो. बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है जहाँ पे आप जो है मेटल सैंपल को हीट कर रहे हो, है ना. सो कंबशन ऑफ मेटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो क्या क्या एपरेटस इन्होंने ले रखा है यहाँ पे, पेयर ऑफ टंग्स और स्पैचुला, नाइफ बर्नर एक्सेट्रा. सो ये देखो, ये मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करके तो बता दूंगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा. ये मे भी जो है आपको स्कूल में जो है शायद तक आपको मिलेगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए. आपके लैब में जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल अवेलेबल होता है ना. सो आप इसको प्रैक्टिकली करिए. आप प्रोसीजर जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे. विच मेटल कैचेस फायर रेडिली, हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर ऑन द कैचिंग फायर. सो कैसे मेटल हो जाता है, गर्म होता है. जैसे आपने लोखंड को तो देखा ही होगा, जो हमारा एग्जांपल है. कंबशन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है यहाँ पे. आयन है यहाँ पे, आप आयन को भी जो पिघला के जो है दो अलग अलग आयन को भी जो है कंबाइन कर सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा कंबशन ऑफ मेटल बोलेंगे. रिएक्शन ऑफ मेटल देखते क्या क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ मेटल. सो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. तो मैं अभी यहाँ पे पूरा ये आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा के दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखा देता हूँ. आपका मेटल क्या हो गया, आपका सोडियम जो है 4 मॉलिक्यूल्स लिया. ये 4 जो है आपका क्या नंबर है, ये आपका मॉलिक्यूल्स है. समझ लो ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल्स है. क्लियर. Na आपका कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में. यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, S लिखा है. वो क्या डिपेंड करता है, आपका सॉलिड स्टेट. ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो है आपका, ये कैसा है, गैसियस स्टेट में. यहाँ पे इसको जब आप क्या करोगे, ये आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया है ना. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो गया आपका, ये Na2OS बन गया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल कंबाइन हो रहा है. ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर. सोडियम का नेचर कैसा होता है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये इजीली क्या करता है, फायर से जो है ये कांटेक्ट में आ जाता है, यानी इजीली कैचेस द फायर. सो देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज केप्ट इन केरोसिन. इसको किस में रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है. ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर. सम मेटल यानी ऑक्साइड के जो कुछ कुछ मेटल्स है वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं. दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली मेटल, राइट. सो अल्कली, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनते हैं, अल्कली बनते हैं, राइट. जैसे Na2O
हो गया, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि NaOH बन जाएगा। एक्वेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। सो वी नो द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसे बनेगा आपका, वो बर्न करना पड़ेगा मैग्नीशियम रिबन को इन द विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी उसके कॉन्टैक्ट में होगा। जैसे कि ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इसको आपने कंबाइन करवा दिया, 2MgO बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करवा दिया तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस कभी भी आपको जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को जो है ऐड करने के बाद ही मिलता है, ये कॉमन सेंस है, इसको याद रख लेना। हाइड्रोक्साइड मटेरियल जो है कभी भी रेडीमेड इन नेचर नहीं होता, इसको कोई भी जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के साथ, यस किसके साथ, ऑक्साइड के साथ जो है इसको ऐड करवाना पड़ता है H2O के साथ, तभी आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है। ऑक्साइड होना कंपलसरी है, विदाउट ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का अगर एलिमेंट ही नहीं है उसमें तो वो बनेगा कैसे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी मान लो कि ये Mg ले लेता हूँ मैं, देखो ऑक्साइड है ही नहीं, ठीक है, Mg ले लिया मैंने और उसको मैंने वाटर से रिएक्ट करवा दिया तो क्या बनेगा, आपको लगता है ये H2 बनेगा, H2 प्लस Mg इस तरीके से MgO बनेगा, ऐसा लगता है। देखो अभी ये क्यों नहीं बनेगा वो सुन लो। पहली बात आपका H2 जो है ये फिलहाल H2 डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, ये होएगा तो या तो फिर गैसियस फॉर्म में जो है आपका निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो है अनस्टेबल फॉर्म है, अनस्टेबल। कैटलिस्ट डाल के आप जो है इसमें रिएक्शन तो करवा सकते हो, ये रिएक्शन पॉसिबल करवा सकते हो कुछ ना कुछ जो है एनवायरमेंटल एक्ट करवा के, हीट करवा के, या जो भी पॉसिबल वेज है वो करवा के आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इसको Mg को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ऐड करवा दो, आप जो है रिएक्शन करवा दो तो वो ऑक्साइड बना देगा। ऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है, सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ऑक्साइड। ये क्या कर लेते हैं, मैग्नीशियम और जो आपका ऑक्सीजन है ये मांडवली कर लेते हैं। ये मांडवली इस तरीके से करते हैं कि ये अपने पॉजिटिव और निगेटिव आयन को शेयर करके खुद को स्टेबल कर लेते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम लोग करवा देंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सो स्टेबल फॉर्म आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, और जब भी आप मॉलिक्यूल में यानी कि आप पानी में डाल दोगे जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये वाटर को रिएक्ट करने के साथ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कोई भी आपका मेटल है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी जो आपका मेटल है ना, जो भी मेटल है आपका ऑक्साइड मेटल जो जिसको हम बोलेंगे, अगर उसको आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करवा देते हो यानी H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो उसका हाइड्रोक्साइड बनना निश्चित है, उसका हाइड्रोक्साइड बनना निश्चित है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अभी हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी मेटल विथ वाटर को, अभी ये तो आपका जो है एक्सपेरिमेंट हो गया अगेन यहाँ पे, तो हमने रिएक्शन से तो समझ ही लिया कि कैसे हो रहा है। सो देखो यहाँ पे क्या ले लिया, आपका सोडियम एलिमेंट आ गया, ये इसको क्या कर दिया, वाटर से करवा दिया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया या नहीं बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। पोटेशियम को वाटर मॉलिक्यूल से करवा दिया तो हाइड्रोक्साइड बन गया। अगेन आप कैसा कर सकते हो इसको, कोई भी एलिमेंट को ऑक्साइड बनाने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है इसको, ये तो आपका बाद में आपको क्या रीड करना पड़ेगा जो आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, आपका ये जो है तरीके का पार्ट है इसमें। सो यहाँ पे एक और आपको दिया है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, तो इसका अलग से रिएक्शन होता है। टेस्ट ट्यूब से आप जो है इस तरीके का वाटर पाइप, जो डिलीवरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो पास करवा देते हो, वाटर बकेट होता है, सोप बबल बनता है बेसिकली। सो ये भी एक अच्छा सा है, मतलब आपका रिएक्शन है। तो इन्होंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको एलिमेंट दिया है जो कि बताया Mg इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, है ना, और उसके इस ग्रेटर देन जिंक एंड आपका जो है फेरस, राइट, फेरिक। सो उनसे क्या है ये यहाँ पे ग्रेटर है, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो क्या क्या एलिमेंट है उसका। सो मैं एक्सपेरिमेंटल पे आपका फोकस नहीं करूँगा, अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बेसिकली क्या हमने पार्ट देखा यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। चलो ये तो हुआ आपका। अभी यहाँ पे आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, मेटल का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 से करवा देते हो तो उससे क्या हो जाता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट सॉल्ट कभी बनेगा जब भी उसको आप नाइट्रिक एसिड से यानी कि रिएक्ट करवाओगे, तभी आपका जो है यहाँ पे नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, ठीक है। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, ये सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स है, NO हो गया, NO2 हो गया, आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पे कॉपर को आपने
आपने करवा दिया नाइट्रिक एसिड से तो क्या बन जाएगा CuNO3 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये आपको क्या क्या बाय प्रोडक्ट देंगे, साथ में आपका हो गया NO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H2O हो गया आपका, ठीक है। सो ये आपको जो है इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके नाइट्रिक एसिड के यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है सारे ही रिएक्ट कर जाएंगे विद नाइट्रिक एसिड। चलो अभी एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है आपका हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये क्या होता है? हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये आपका जो है रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट को उसको डिसॉल्व करवाता है नोबल गैस में। ये नोबल गैस जितने भी होते हैं उसको ये जो आपके रिएजेंट है उसको डिसॉल्व करवा देता है, जैसे आपके गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए। एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे बनता है? ये आपका ये बनेगा बाय मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके चलो अभी हमारा आता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है, क्या है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ही है, लेकिन अगेन ये पार्ट थोड़ा करवाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट भी है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे आपको अपैरेटस जो है वो लेना है। अपैरेटस में आपका क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, आपका कॉपर वायर दिया है, आपके आयरन नील्स है और बिकर और बिग टेस्ट ट्यूब वगैरह वो सब लिया हुआ है। ये सारे जो है आपके अपैरेटस है। केमिकल्स में क्या क्या आएंगे? एक्वेस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, दो चीज़ आ जाएंगे आपके, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट आएंगे, ठीक है। सो प्रोसीजर वाइज देखेंगे हम लोग। उससे पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ क्या क्या है। सो इस तरीके का कुछ बॉक्स है जहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया है। कॉर्क से जो है आपकी फिटिंग की जाती है ताकि वो क्या होता है एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। अंदर क्या डाला है? थ्रेड को जो यहाँ पे पास कर दिया है। ये आयरन नेल यानी आपका स्क्रू हो गया, ये टेस्ट ट्यूब का लेयर हो गया, समझ में आया। यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट का आपका सोल्यूशन है और इसमें आपका क्या है? यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट का जो है सोल्यूशन है। दोनों चीज़ें बाकी अंदर की चीज़ें सेम है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है? थ्रेड है और इसके अंदर क्या है? कॉपर वायर है। दोनों चीज़ यहाँ पे क्या है? आपका फेरस सल्फेट में कॉपर वायर है। क्या है? कॉपर वायर। यहाँ पे आपका जो है कॉपर सल्फेट में क्या दिया हुआ है? आपको थ्रेड दिया हुआ है। चलो समझ में आया। टेक अ क्लीन कॉपर, ये सारी चीजें। डीप द कॉपर वायर इन फेरस सल्फेट सोल्यूशन इन आयरन नेल, ठीक है। सो कीप ऑन ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली अ फिक्स इंटरवल टाइम इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना। सो आगे क्या पॉइंट है इसके? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपको क्या है यहाँ पे रिएक्ट जो भी मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या दिया आपको? कॉपर कोटिंग फॉर्म्ड एज ऑन आयरन नेल, यानी कॉपर कोटिंग बन जाएगा किसमें? आपके आयरन नेल में बन जाएगा। यानी ये हाईली कैसा होता है आपका? करोसिव होता है। कैसा होता है आपका? करोसिव होता है। समझ में आया? तो क्या रिएक्शन होएगा यहाँ पे, समझ गए। सो अभी होता है आपका हमारा आता है यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल में क्या होता है? वी हैव सीन दैट रिएक्टिव ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट द सेम। रिएक्टिविटी जो है हर एक मेटल का सेम नहीं होता। हाउएवर द रिएजेंट ऑक्सीजन, ये क्या होता है? ये सारे रिएजेंट है आपके, वाटर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये यूनिवर्सल है। इसको आप किनके भी साथ जो है ऐड करवा सकते हो, रिएक्शन जो है करवा सकते हैं। एसिड्स आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ ऑल द मेटल्स एज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम. The displacement reaction of metal with solutions of salt of other metals serves this purpose. If a metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that the metal A is more reactive than the metal B. अगर रिएक्शन होगा तो आपको पता तो चलेगा ना कौन सा रिएक्टिव है। अगर आयंस जो है वो चेंज हो गए तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा जो है यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। सो रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेता है आपका जो रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तो जो भी जो सबसे पहले अनस्टेबल होगा वही जो है आपका रिएक्टिव ज़्यादा होगा, जो स्टेबल है वो तो रिएक्टिव होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बातें। सो मेटल ले लिया ए, आपको क्या दिया है? सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी दिया है। सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए हो गया और ये मेटल बी बन गया, यानी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे एलिमेंट जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहे हैं। सो ये आपको एक लेयर दिया हुआ है, उसको समझ लो। यहाँ पे हायर है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसा हो रहा है, यहाँ पे हायर लोअर है। तो जब भी पोटेशियम सोडियम रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? हायर होएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिएक्टिविटी कैसी है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, इन सबको कराओगे तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मॉडरेटली रिएक्टिव मटेरियल्स है, मेटल्स है सॉरी, और लेस रिएक्टिव मेटल्स है। सो ये गोल्ड हो गया आपका यहाँ पे जो कि आपका लेस रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा। प्लैटिनम भी इसमें आता है, इन्होंने भले मेंशन नहीं किया है तो आप इसको याद रख लो। कौन सा आता है आपका? गोल्ड और प्लैटिनम आता है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अभी ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। सो क्या होता है? नोबल गैस हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गए आपके सारे, है ना। सो
do not take part in chemical reaction. So far we have seen from the reaction of metals that cations are formed by oxidation of metal. cations कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से बनते हैं, यानी ऑक्सीजन को जो है ऐड करवाते हैं या फिर हाइड्रोजन को जो है वो लूज करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? cations होते हैं. If we look into electronic configuration of some metals and non-metals, it will be seen that the driving force behind the reaction is to attain the electronic configuration of nearest noble gas with the complete octet. Metal do this by losing the electron, while non-metals do this by gaining electrons. The outermost shell of noble gases being complete, they are chemically inert. Chemically inert यानी क्या होता है? ये यहाँ पे noble gas का कैसा होता है? स्टेबल होता है ऑलरेडी, तो ये रिएक्ट नहीं करते. यहाँ पे ये जो होते हैं, ये एलिमेंट, ये मेटल जो है आपके, ये रिएक्ट नहीं करते. You have seen in last standard that ionic compound sodium chloride is formed as sodium metal and gives away one electron, which the non-metal chlorine takes up one electron. So ये हो गया आपका मेटल नॉन मेटल क्लोरीन के साथ करवा दिया. नॉन मेटल जो आपका यहाँ पे क्या बना देगा? आयोनिक कंपाउंड बना देगा, 2NaCl बना देगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये हो गया आपका NaCl हो गया. चलो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं. क्या होता है यहाँ पे? नॉन मेटल्स आर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग लेस सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये क्या होता है? ये अनायॉन्स होते हैं ना. ये कैसे होते हैं नेचर में? इनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. अभी किसके पास से गेन करते हैं? या तो ये मेटेलॉइड से जो है वो गेन करेंगे, है ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, या तो फिर किससे करेंगे? या तो मेटल से कर लेंगे. मेटल को क्या करना होता है? लूज इलेक्ट्रॉन करना होता है. लूज इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डोनेट कर देगा. किसको करेगा? नॉन मेटल को करेगा. सो ये दोनों को स्टेबल होना है. अभी इसको भी ये तो ऑलरेडी हाईली स्टेबल ही है, बट ये लूज करेगा तो ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा? कटायन हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा. समझ में आ रही है बातें आपको? तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका यही सारी चीज़ों पर निर्भर होता है. कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन आपका अनायन हो गया, कौन आपका कटायन हो गया. ठीक है, ये सारा चीज़ क्या डिपेंड करवाता है? आपका ऑक्टेट वेदर कंप्लीट है या नहीं, ये रिएक्टिव है या नहीं. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में से ये सारी चीज़ों, ये सारे फैक्टर्स से जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पता लगाया जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स है. अगला आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. ये हो गए हमारे कार्बन हो गए, सिलिकॉन हो गए, तो इनको रिएक्ट करवा दें. इनकेस आपको किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे? ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बना देगा. कंप्लीट कंबशन के बाद देखो एसिडिक बनता है, न्यूट्रल बनता है. तो ये क्या होता है? आपका सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. इस तरीके से जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है स्टेज इसका. सो इस तरीके से क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, है ना. सो अगला आता है अपना यहाँ पे कौन सा टॉपिक है? अभी ये जो है आपका रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल. अभी इस केस में क्या होगा? रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल के केस में जनरली जो आपका नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता है आपका, है ना. वो क्या होता है? वो रिएक्ट नहीं करता है आपका विथ डाइल्यूट एसिड. हैलोजेंस आर एक्सेप्शन टू दिस. फॉर एग्जांपल क्लोरीन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्रोमिक एसिड. देखो हाइड्रोक्रोमिक यानी आपका HBr हो गया. बाय द फॉलोइंग रिएक्शन ये क्लोरीन हो गया, तो ये क्या होता है? यहाँ पे रिएक्ट करवा देगा HCl और यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा. सो ये एक्वस सोल्यूशन में बनाएगा आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन. सो इस केस में क्या होगा? देखो नॉन मेटल अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ? रिएक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ क्या पे बनाएगा ज़रूर. सो हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा. सो इस केस में रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट तो यूज़ होना ही है भाई. क्यों होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करेगा नहीं, क्योंकि उसका जो है कंप्लीट हो चुका है. लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक्सटर्नल प्रेशर या फिर कैटलिस्ट लगने वाला है, क्योंकि ये नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा. आपका जो है हाइड्रोजन ये मेटल्स के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, समझ में आ रही है बातें. अगला हमारा आता है आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था? कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम 2 यूनिट्स. कंपाउंड फ्रॉम 2 यूनिट्स नेमली कटायन एंड अनायन आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. तो जो कंपाउंड होता है वो जनरली क्या आपके 2 यूनिट से लेकर बनते हैं. तो आपका यूनिट क्या होता है? अभी कटायन और अनायन को लेकर आपका एक कंपाउंड बनता है. ठीक है, ये दोनों जो है एक यूनिट आपका कटायन का होगा, दूसरा यूनिट आपका अनायन का होगा, तो वो आपका आयोनिक कंपाउंड बनाएगा. सो द कटायन एंड अनायन the cation and anion being oppositely charged
देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखो अनलाइक चार्जेस कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है जनरल टर्म है। सो यू नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस आयन दोनों मिलके आपके एलिमेंट को जो है स्टेबल करवा देते हैं, ठीक है। सो आपके जो भी यूनिट होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी आपका जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल कंपाउंड बनता है। सो द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज अ compound and the magnitude of the electric charge on them is no such that the positive and negative charges balance each other। क्या होता है इसके, इसमें बैलेंसिंग हो जाती है दोनों की, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की। एज अ रिजल्ट आयोनिक कंपाउंड इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं आपके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। चलो अभी हमारा क्या आता है यहाँ पे, आयोनिक कंपाउंड और क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। सरफेसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल, यहाँ पे सरफेसेस यानी पार्टिकल्स के जो सरफेस होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और उनके एक डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप यानी आप जो है एक शेप उसको टच कर सकते हो, यानी ठीक है, सॉलिड होता है वो, क्रिस्टलाइन होता है, स्मूथ एंड शाइनी। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टलाइन नेचर। द अरेंजमेंट ऑफ आयन इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड, यानी अरेंजमेंट यहाँ पे होता है अलग अलग होता है, इनका डिफरेंट इन नेचर, डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड होता है। एंड देयरफॉर द शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, यहाँ पे शेप भी अलग अलग होते हैं आपके क्रिस्टल के। द मेन फैक्टर ऑफ दैट डिटरमाइंस द general arrangement of ions in crystal is the attractive force between oppositely charged ions and the repulsive force between the similar charged ions। अभी अट्रैक्टिव होगा अपोजिट चार्ज में, है ना, कॉमन सी चीज़ है। आपके अट्रैक्टिव कभी होंगे अपोजिट चार्जेस में होंगे, और रिपल्सिव कभी होंगे आपके जब भी आपके सिमिलर चार्जेस होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज अ नेगेटिव आयंस अरेंज्ड अराउंड अ पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव आयंस अरेंज अराउंड द नेगेटिव आयन। सो क्या क्या है, साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द आयंस। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज द नेबरिंग आयंस विथ अपोजिट चार्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है, आपका नेबरिंग आयन के साथ जो है अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। चलो अभी हम लोग क्या कहाँ पे आ जाएंगे, अभी इतना पार्ट जो हम लोग कवर कर लेते हैं उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो दैट इज वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड आर हाई। यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। द आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। सो बच्चा लोग आज का पार्ट 1 यहाँ पे ओवर करते हैं। यहाँ पे हमें और भी 1 या 2 पार्ट और भी रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा चैप्टर जो है आपका ओवर हो पाएगा। सो आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करो, साथ ही शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।